नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह ना सिर्फ बीपीएससी के लिए बल्कि यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम में भी ना एक प्रकार से महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। हम लोग इस टॉपिक को काफ़ी संक्षिप्त में और पॉइंट वाइज बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करेंगे, जिसके आधार पे ना आप एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं, चाहे वह शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आ जाए, चाहे वह लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ जाए। दोस्तों, जब भी हम आपका टॉपिक्स कोई तैयार करते हैं तो इसमें कुछ लोगों की भी अहम भूमिका होती है जो आज के डेट में अभी आईएएस और आईपीएस के पोस्ट पर हैं, बट मैं उनका नाम आपके सामने नहीं लाऊंगा। बट आप टॉपिक को सिर्फ समझने का काम करिए। तो देखिए, शुरू करते हैं टॉपिक। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, जहां पर आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। देखिए, इस टॉपिक की अहमियत इतनी है कि बीपीएससी में आप देखेंगे ना, बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक यूनिवर्सल भूमिका, जिसको यदि आप कहीं भी आप लिख सकते हैं इसके क्वेश्चंस में, मतलब इस भूमिका को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब कानून सोता है तब न्यायिक सक्रियता जागती है। यह वह स्थिति है जब न्यायपालिका संविधान की रक्षा हेतु कार्यपालिका और विधायिका की निष्क्रियता की भरपाई करती है। न्याय की पारंपरिक सीमाओं को लांघकर समाज के कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना ही इसका उद्देश्य होता है। अर्थात इसको वैसे समझिए। देखिए, लोकतंत्र 3 स्तंभों पर चलता है। पहला स्तंभ कौन है? विधायिका। दूसरा स्तंभ कौन है? कार्यपालिका। तीसरा स्तंभ कौन है? न्यायपालिका। और जब संसद और सरकार जब निष्क्रिय हो जाती है, मतलब अपने कार्यों के प्रति मतलब एक प्रकार से अपने को मतलब कर्तव्य उस कर्तव्य से मतलब ना हट जाती है जो उनको कार्य करना चाहिए, तब न्यायपालिका को ना संविधान और जनता के अधिकारों के रक्षा के लिए आगे आना पड़ता है। और यह भूमिका ही लोकतंत्र को ना एक प्रकार से संतुलित और जीवंत बनाए रखने का काम करती है। अब चलिए इसको हम लोग ना पॉइंट वाइज देखने का प्रयास करेंगे। एक बार भूमिका देख लिए, अब इसके जितने भी डायमेंशन है ना, सब डायमेंशन को शॉर्ट में मतलब पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे और समझेंगे। देखिए, पहला मतलब हमारी जो इसका एक मतलब आयाम है, देखिए न्यायिक सक्रियता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसे समझेंगे। अब देखिए, जब न्यायालय सरकार या संसद की निष्क्रियता के समय जब खुद पहल करके नीतियों या प्रशासन में जब हस्तक्षेप करता है तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जनहित की रक्षा करना, न्याय को सभी के लिए सुलभ बनाना और संविधान का जो आदर्श है ना, उसे बनाए रखना। अब इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। देखिए, सबसे पहले परिभाषा। अब देखिए, न्यायपालिका द्वारा नीतिगत मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। अर्थात इसको वैसे समझिए, न्यायिक सक्रियता वह प्रक्रिया है जब अदालतें प्रशासन या नीतिगत मामलों में ना दखल देने का काम करती है। क्यों दखल देने का काम करती है? ताकि आम जनता की अधिकार ना सुरक्षित हो सकें। सेकेंड पॉइंट, अब देखिए न्यायिक सक्रियता का मतलब उद्भव कहाँ माना जाता है? पहले तो देखिए, इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई, जबकि भारत में यह 1980 के दशक के बाद ना देखेंगे आप ना तेजी से मतलब उभरी। अब देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे इसका उद्भव ना अमेरिका में हुआ, मतलब इस विचार का जो उद्भव हुआ। लेकिन आप देखेंगे 1980 के दशक में भारत में ना बड़े पैमाने पर मतलब यह तेजी से आया, जब अदालतें ना सामाजिक मुद्दे पर ना खुद से संज्ञान लेकर ना फैसले देने लगी। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? अब देखिए, इसको बताने के बाद ना तीसरा पॉइंट, जनहित से जुड़ाव। अब देखिए, पीआईएल के माध्यम से यह वंचितों की आवाज बनी। अब कैसे बनी? तो देखिए, पीआईएल का मतलब होता है जनहित याचिका। इस चीज को ना आप समझिएगा, इसी को हम पीआईएल बोल रहे हैं। मतलब इसके माध्यम से आम नागरिकों को ना एक प्रकार से ताकत प्राप्त हुआ, मतलब उससे ना एक प्रकार से उसके अंदर एक भावना पैदा हुआ कि उससे भी न्याय मिल सकता है। अर्थात समाज के लिए मतलब अदालत मतलब अगर इस तरीके की कोई समस्या आती है तो वह अदालत से न्याय की मांग कर सकते हैं पीआईएल के माध्यम से। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर कोई नागरिक पीआईएल दायर करके कहे कि मतलब यहाँ पे किसी मतलब विशिष्ट जगह वैसी सुविधा नहीं है जो होना चाहिए, तो कोर्ट ना उसके लिए आदेश दे सकती है, चाहे राज्य सरकार को चाहे केंद्र सरकार को, बल्कि वह चीज़ें होना चाहिए मतलब आपकी मौलिक अधिकार से संबंधित या आपके लिए ना वह जरूरी हो इस संदर्भ में। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य अंगों पर नियंत्रण।
अब देखिए कार्यपालिका व विधायिका की निष्क्रियता की पूर्ति करती है। अब देखिए कैसे पूर्ति करती है, तो इसको ऐसे समझिए, जब अन्य संस्थाएं अपने कार्यों के प्रति ना विमुख हो जाती है, मतलब जब निष्क्रिय हो जाती है, तो न्यायपालिका उन्हें संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए क्या करती है, बाध्य करती है। उनको यह याद दिलाती है कि आप संविधान का जो आदर्श है ना उसको मतलब लागू करिए, आप जिसके लिए हैं उस कार्यों के प्रति ना ईमानदार रहिए। अर्थात सुप्रीम कोर्ट देखिएगा कभी कभी जब चुनाव आयोग को कई बार मतलब निर्देश दिए है, मतलब चुनाव आयोग यदि कुछ ऐसा कार्य करता है तो वह सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसा निर्देश दिया है कि आप इस तरीके से करें जिससे चुनाव में ना निष्पक्षता बनी रहे और लोगों की जो मतलब भावना है वह बनी रहे कि चुनाव आयोग मतलब पूरी तरह से निष्पक्ष है। मतलब इस तरीके का कोई भी मतलब डिसीजन आप किसी भी संदर्भ में आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए इसका प्रभाव क्षेत्र, तो चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए इसका वैसे तो इसका प्रभाव मतलब बहुआयामी है, बहुत सारे क्षेत्रों पर पड़ता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, जैसे पर्यावरण हो गया, चुनाव, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विविध क्षेत्र में। अब देखिए न्यायिक सक्रियता का ना दायरा बहुत ज़्यादा है, आप इस चीज़ को समझिए। जैसे हमने बता दिया यहाँ पर पर्यावरण के बारे में बता दिया, शिक्षा के बारे में बता दिया, महिला अधिकार के बारे में, मानवाधिकार के बारे में, स्वास्थ्य से रिलेटेड, मतलब शासन, मतलब जो भी प्रक्रिया शासन प्रक्रिया ना समस्त चीज़ों में मतलब ना इसका प्रभाव, मतलब इसका दायरा ना बहुत ज़्यादा व्यापक है। अब इतना बताने के बाद ना इसकी एक सीमा बताएंगे, चलिए सीमा देखते हैं। देखिए कोई भी चीज़ का ना एक सीमा जरूर होता है। देखिए कभी कभी यह विधायिका और कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर संतुलन बिगाड़ सकती है। अब देखिए इसको थोड़ा मतलब व्याख्या करेंगे थोड़ा विस्तृत से। देखिए अगर अदालतें जरूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगे तो क्या होगा, तो विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी या उससे वह बाधित हो जाएगी। तो क्या होगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मतलब तीनों की जो भूमिका है वह असंतुलित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मतलब जब विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति मतलब जिम्मेदार नहीं रहेगी और सिर्फ न्यायपालिका ही मतलब बढ़कर आगे मतलब आएगी और कदम उठाएगी, तो यह ना लोकतंत्र को ना कहीं असंतुलित करेगा। आप एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर अदालतें ही तय करने लगे कि बजट कहाँ और कितना खर्च करना है, तो आखिर सरकार के अधिकार में एक प्रकार से हस्तक्षेप होगा और संतुलन बिगड़ जाएगा। तो यह इसकी ना एक सीमा है, मतलब जरूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए एक लाइन में। अब देखिए हम लोगों ने एक डायमेंशन देख लिया, अब सेकेंड आयाम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक पक्ष। अब इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट को देखेंगे, व्याख्या करेंगे, फिर इसकी एक सीमाएं देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए न्याय सक्रियता के सकारात्मक पक्ष, पहले इसको समझिए। देखिए जब सरकार या सांसद जनता की बात नहीं सुनती है, मान लीजिए कि आपने सरकार के पास अपनी बात ले गए और वह सुन नहीं रही है, तब कहाँ जाएंगे आप, तब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, अदालत। अदालत के पास जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, और नहीं तो कभी कभी क्या होती है, अदालतें खुद आगे आकर लोगों को ना हेल्प करने का प्रयास करती है। इससे क्या होता है, इससे गरीब हो चाहे कमजोर वर्ग हो जिनकी बात को नहीं सुनी जाती है वो न्याय पा सकते हैं। मतलब यह न्यायपालिका को क्या बनाता है, एक प्रकार से न्यायिक सक्रियता मजबूत बनाने का काम करता है। अब चलिए इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। न्यायपालिका का सशक्तिकरण, चलिए इस संदर्भ में देखते हैं। देखिए संवैधानिक संरक्षक रूप में इसकी भूमिका ना विस्तृत हुई है। अब कैसे विस्तृत हुई है, तो चलिए इसको देखते हैं। जब अदालतें, एक चीज को देख लीजिए, अदालत ना सिर्फ मैटर को सुनकर उसे सुलझाने का काम ही नहीं करती है, बल्कि वह आम लोगों के अधिकारों को भी रक्षा करने का काम करती है। मतलब उसकी ताकत और जिम्मेदारी ना दोनों बढ़ गई है, मत किसकी, मतलब कोर्ट की, न्यायपालिका की, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। आप उदाहरण के तौर पर एक चीज देखिए, जैसे कि जब सुप्रीम कोर्ट मतलब एक बार डिसीजन दी कि जिन नेताओं पर गंभीर अपराध है वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो इससे क्या हुआ है, इससे लोकतंत्र को कहीं ना कहीं सुरक्षित करने का यह काम करती है। मतलब वैसे लोग, अगर अपराधी कैटेगरी के लोग चुनाव बड़े जिस पे बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध है वो लोग चुन के आएंगे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को नुकसान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डिसीजन कि वैसे लोग नहीं चुनाव लड़ सकते, यह एक प्रकार से लोकतंत्र की सुरक्षा मतलब देने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, PIL का प्रसार। अब देखिए जनहित याचिकाओं के माध्यम से वंचित वर्ग को न्यायपालिका तक पहुंच मिली। अब देखिए आप इसको ऐसे समझिए, देखिए जब कोई व्यक्ति समाज की भलाई के लिए आप जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब कोई याचिका दाखिल करते हैं, चाहे आप खुद उससे पीड़ित हों या नहीं हों, लेकिन जब आप दाखिल करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे ना कहीं आपकी आवाज़ या जिसके लिए आप करते हैं उसकी आवाज़ न्यायपालिका तक पहुंचती है। और PIL ना इसके लिए एक रास्ता मतलब मार्ग प्रशस्त करने का काम करती है।
अब देखिए उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक पीआईएल दाखिल किया, जैसे कि स्कूल का कोई बच्चा है सरकारी, उसमें अगर टॉयलेट नहीं हो तो वो दायर करेगा कि बच्चे के पास स्कूल में ना टॉयलेट नहीं है, तो अदालत क्या करेगी, उसे यह निर्देश देगी राज्य को या केंद्र सरकार को कि आप उसके लिए मूलभूत व्यवस्था ना वहाँ पे बनाइए, जिससे ना उनके मतलब शिक्षा में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। मतलब एक मैं एग्जाम्पल आपको दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, नीतिगत प्रभाव। अब देखिए सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए बाध्य किया। अब देखिए कैसे, अब देखिए कई बार आप देखते होंगे न्यूज़ मीडिया में, तो आप सुनते ही होंगे कि कई बार अदालत के फैसले से ना सरकार को ना जो योजना चल रही है उसको भी एक प्रकार से बंद करना पड़ता है, चाहे उसके लिए कोई नया योजना बनाना पड़ता है। मतलब सरकार को ना सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो भी हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मतलब यह निर्देश देती है कि इस तरीके की कार्यों को ना आप करें, क्योंकि यह आपका करने का, इसके प्रति ना आपकी एक जिम्मेदारी है, और वह सरकार को आदेश देकर काम करने के लिए ना एक प्रकार से बाध्य करती है। मतलब अदालत के कहने पर एक प्रकार से मान ली कि मिड डे मील योजना जब लागू हुआ था, तो उस अदालत के कहने पर ही आप देखेंगे ना उसे देश भर में लागू कर दिया गया था। इससे किसको फायदा हुआ, इससे आम बच्चों को फायदा हुआ। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लोकप्रियता में वृद्धि। अब देखिए महत्वपूर्ण फैसलों और संवेदनशील मुद्दों पर हस्तक्षेप से जनता का विश्वास मजबूत हुआ। अब देखिए जनता का मतलब जो मतलब थॉट है वो कैसे मजबूत होता है। देखिए जब लोग देखते हैं कि अदालतें उनकी बात सुन रही है, तो उन्हें अदालत पर ना भरोसा होता है। इससे न्यायपालिका की क्या बढ़ती है, न्यायपालिका के प्रति आपका सम्मान बढ़ता है, आपका विश्वास बढ़ता है कहीं ना कहीं। तो इससे ना उसकी लोकप्रियता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। अब इस डायमेंशन का भी ना एक सीमा देखेंगे, चलिए देखते हैं इसकी एक सीमा। तो देखिए इसकी क्या सीमा है। देखिए अत्यधिक याचिकाओं और हस्तक्षेप से अदालतों पर ना बोझ बढ़ता है, जिससे निर्णय में विलंब होता है, चाहे विलंब हो सकता है। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, जब बहुत ज़्यादा याचिकाएं दाखिल हो जाएगी और ज़रूरत से ज़्यादा मतलब हो जाएगी, तो क्या होगा, बाकी जो इम्पोर्टेंट मतलब जो मुद्दे हैं ना उनको सुनवाई में ना लेट हो जाएगी, और कहीं ना कहीं न्याय की जो प्रक्रिया है ना उसमें विलंब होगा। मतलब उदाहरण से समझिए, अगर हर दिन अगर कोई नया पीआईएल जाए, तो कोई विशेष इंपॉर्टेंट वाला भी मुद्दा है, जैसे किसी गरीब किसान का, चाहे किसी महिला से संबंधित, जिसकी ना मतलब जल्दी न्याय की जरूरत है, तो उसमें विलंब हो सकता है। तो जरूरत से ज़्यादा अगर होता है तो न्याय में ना विलंब हो सकता है, यह इसकी एक सीमा है। अब नेक्स्ट डायमेंशन हम लोग देखेंगे न्यायिक सक्रियता के नकारात्मक पक्ष इस संदर्भ में। तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि न्यायिक सक्रियता का नकारात्मक पक्ष क्या होता है। देखिए जब अदालतें जरूरत से ज़्यादा मामलों में दखल देने लगती है, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं न्याय में देरी हो जाती है। और जब जो दूसरी संस्थाएं होती है जिसका मतलब वो कार्य होता है, मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सरकार, तो वह क्या होती है, एक प्रकार से ना कमजोर होती है। मतलब हर काम में अदालत की टांग अड़ाने से क्या होगा, कहने कहीं ना कहीं लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए मतलब सीमित और सोच समझकर ही न्यायपालिका को ना हस्तक्षेप करने का प्रयास करना चाहिए, यह इसकी नकारात्मक मतलब पक्ष है। अब इसको पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे, चलिए देखते हैं। अतिभार। अब देखिए अत्यधिक याचिकाओं और हस्तक्षेप से अदालतों पर मामलों का बोझ बढ़ा है। अब कैसे, देखिए हर छोटी छोटी बातों पर यदि अदालत में याचिका दाखिल हो जाए, तो अदालत का समय क्या होगा, खराब होता है, उसकी एनर्जी क्या होगी, मतलब एक प्रकार से बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो जरूरी और गंभीर मामला है उस मामले में भी न्याय होने में ना देरी होगी। अतिभार का ना एक सबसे बड़ा मतलब इसका मतलब प्रभाव यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए विलंब। अब देखिए न्याय निर्णय में ना देरी होने लगेगी। देखिए न्यायिक सक्रियता का नकारात्मक पक्ष यह भी है कि न्याय निर्णय में देरी होने लगी। क्यों, देखिए जब अदालत बहुत सारे मामले को ना देखने लगी, तो क्या होगा, अगर बहुत सारा मामला बढ़ जाएगा तो लोगों को न्याय मिलने में विलंब लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि जज तो उतना ही है और मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो सुनवाई होने में देरी होगी, और जिनको जरूरत है ना उनको भी न्याय में ना देर होगी। अब इसका एक सीमा देख लेते हैं। देखिए इसकी सीमाएं क्या है। देखिए सकारात्मकता के नाम पर यदि न्यायिक व्यवस्था का अत्यधिक विस्तार हो, तो यह लोकतंत्र के अन्य स्तंभों को ना कमजोर कर सकता है। देखिए कैसे, अगर अदालतें सरकार या सांसद का काम खुद करने लगे, जैसे योजना बनाना कि पैसा खर्च कहाँ हो, मतलब सारे चीज़ों के प्रति खुद वह आगे बढ़कर डिसीजन देने लगे, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ना खिलाफ एक प्रकार से माना जाएगा। जैसे अगर अदालत यह तय करे कि किस किसान को मतलब कितना पैसा देना है, तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक प्रकार से इसका यह नकारात्मक मतलब बिंदु जाएगा। मतलब यह काम सरकार का है कि किस किसान को कितना पैसा देना है, क्या योजना बनाना है, यह अदालत का नहीं है, यह इसकी एक सीमा है। अब हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन देखने का प्रयास करेंगे, न्यायिक सक्रियता का प्रभाव क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए न्यायिक सक्रियता का प्रभाव, पहले इसको समझिए। देखिए
न्यायिक सक्रियता ने समाज, सरकार और जनता ना एक प्रकार से तीनों के ऊपर ना प्रभाव डाला है और डालता है। क्या? क्योंकि इससे अदालत की भूमिका मतलब एक प्रकार से बढ़ा हुआ है, मतलब व्यापक तौर पे ना उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आम लोगों को भरोसा हुआ है कि कोई तो उसका सुनता है। सरकार नहीं सुनेगी तो न्यायपालिका सुनेगी। लेकिन इसका ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यदि आप करेंगे तो कभी कभी ना इसका एक प्रकार से नकारात्मक भी इम्पैक्ट जाएगा, मतलब यह समस्याएं भी बन सकती है। मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। संवैधानिक सशक्तिकरण। अब देखिए न्यायपालिका की भूमिका ना विस्तृत हुई है। अब देखिए कैसे, इसको थोड़ा विस्तार करते हैं। मतलब कैसे विस्तृत हुई है? देखिए जब अदालतें केवल केस निपटाने की जगह संविधान की सुरक्षा का काम भी करती है तो इससे संविधान की गरिमा और अदालत की ताकत क्या होती है? बढ़ती है। मतलब जब न्यायपालिका बढ़कर यह प्रयास करती है कि संविधान का जो गरिमा है और जो मतलब उसका जो इम्पोर्टेंस है उसको बनाए रखें तो अदालतों की ताकत क्या होती है? मतलब उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जनहित याचिका का विस्तार। अब देखिए वंचितों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हुई है, यह आपको भी बखूबी पता है। अब देखिए अगर कोई पीआईएल के जरिए हर कोई, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, मतलब समस्याएं से जुड़ी ना अदालतें में मामला ना उठा सकता है। इससे क्या फायदा होता है? कहीं ना कहीं वंचित या कमजोर लोगों को ना एक प्रकार से अपने न्याय तक पहुंचना एक प्रकार से मतलब काफी बेहतर तरीके से ना सुनिश्चित हुई है इस संदर्भ में। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो काफी गरीब है या कमजोर है, पीआईएल के माध्यम से अगर न्यायपालिका में जाता है तो उसको भी न्याय मिलने की ना एक प्रकार से आशा दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट, नीतिगत प्रभाव। अब देखिए नीतिगत प्रभाव को ना थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या है। देखिए सरकारों को सक्रियता हेतु प्रेरित किया। अब देखिए कैसे प्रेरित किया? तो देखिए अदालतों के डिसीजन से क्या होता है, सरकारों को कई बार अपनी योजनाओं को बदलना भी पड़ता है या उसके लिए नई योजनाएं भी बनाना पड़ती है। मतलब एक प्रकार से सरकार को ना सक्रिय होने के लिए ना एक प्रकार से न्यायिक डिसीजन ना प्रेरित करती है। जैसे कि कोई भी ऐसा योजना हो, चाहे कोई भी ऐसा मुद्दा हो, सरकार जब मतलब न्यायपालिका जब सरकार को आदेश देती है तो कहीं ना कहीं सरकार सक्रिय होकर वो काम को करने के लिए विवश होती है, चाहे वह प्रेरित होकर कार्य करती है। कुछ भी लिखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट, जन विश्वास में ना वृद्धि। अब देखिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों से ना लोगों का विश्वास बढ़ा। अब देखिए जब सरकार यदि चुप हो जाती है तो लोग कहाँ जाएंगे? लोगों के पास तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है, वो अदालत में जाएंगे। क्योंकि अदालत वैसे वैसे बहुत सारे डिसीजन दिया है जिससे लोगों का ना विश्वास बढ़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि कोई है जो उनकी बात को ना सुनता है। एक एग्जाम्पल समझिए, जब निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ था तो आप देखेंगे अदालत कितनी तेजी से कार्रवाई की, तो इससे लोगों को कहीं ना कहीं न्याय के प्रति ना भरोसा जगता है उनका। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए अति भार। अब देखिए याचिकाओं के बढ़ने से न्यायिक बोझ भी बढ़ता है। अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए, मतलब मैं पहले भी इस लाइन को बताया हूँ, कहीं कहीं एक आध लाइन रिपीट है तो आप समझ लीजिए यहाँ भी। देखिए हर दिन यदि पीआईएल बढ़े तो एक प्रकार से अदालत का समय ना एक प्रकार से बर्बाद होगा, उस पर ज़्यादा ना दबाव बढ़ेगा, जिससे जो अन्य केस है मतलब अन्य जो वाद हैं जो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं वो लटक जाएगा और एक प्रकार से न्यायिक होने में ना उसको जो न्याय जल्द मिलना चाहिए उसमें देरी होगा। तो अति भार का ना सबसे नकारात्मक प्रभाव यही है। अब इसकी एक सीमा देखेंगे। देखिए सीमा क्या देखेंगे, सभी मामलों में हस्तक्षेप से कार्यपालिका और विधायिका की स्वतंत्रता बाधित होती है। अब देखिए कैसे, अगर अदालत हर विषय में दखल देना शुरू कर दे तो सरकार और संसद जैसे जो लोकतांत्रिक संस्था हैं इनकी भूमिका क्या होगी? उनकी भूमिका कमजोर पड़ जाएगी। तो वैसी जब इनकी भूमिका कमजोर हो जाएगी तो हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो आधार है कहीं ना कहीं वह कमजोर दिखेगा। अगर एक उदाहरण से समझिए, अगर अदालत यह तय करने लगे कि बजट में आपको क्या शामिल करना है, आपको यहाँ वो करना है, तो फिर सरकार के मामले में एक प्रकार से अत्यधिक यह हस्तक्षेप माना जाएगा और कहीं ना कहीं संतुलन को यह असंतुलित करने का काम करेगा। तो यह इसकी एक सीमा है। अब नेक्स्ट डायमेंशन हम लोग देखेंगे, सुधार हेतु सुझाव। अब देखिए सुधार हेतु क्या सुझाव होना चाहिए, आपको देना जरूर चाहिए इस बात को। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इस बिंदु को। देखिए न्यायिक सक्रियता जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, खास करके आज के वर्तमान टाइम में, क्योंकि जिस तरीके से सरकारें कभी कभी निष्क्रिय होकर मतलब मुद्दों को देखती है वहां न्यायिक सक्रियता जरूरी है, लेकिन इसे सीमित और संतुलित तरीके से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अदालत अगर ज्यादा सक्रिय होकर निभाएगी तो कहीं ना कहीं जो हमारी लोकतांत्रिक मतलब
प्रक्रिया का जो आधार है ना वो कमजोर होगा। देखिए अदालतें जनहित के मामले में जरूर आगे आना चाहिए उसको अदालत को, लेकिन हर मुद्दे में आप हस्तक्षेप मत करें, क्योंकि हर मुद्दे में हस्तक्षेप करने से ना बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार और सांसद को भी अपना कार्य करने देना चाहिए, क्योंकि उनका भी ना एक प्रकार से आम लोगों के प्रति जिम्मेदारी है, और अदालतों को एक प्रकार से काफी कम जहां जरूरत पड़े वहीं दखल देने का प्रयास करना चाहिए। आप इसी संदर्भ में ना सुझाव देंगे। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, सीमाएं तय हो। देखिए सक्रियता और अति सक्रियता में ना अंतर स्पष्ट हो। अब देखिए यह तय होना चाहिए कि अदालतें ना किन मामलों में हस्तक्षेप करें और किन में नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जितने भी संस्था है ना लोकतांत्रिक, वो अपना काम ना बेहतर तरीके से करेगी और एक प्रकार से संतुलन स्थापित होगा, और लोकतंत्र के लिए यही बेहतर है। जैसे अदालत तभी दखल दे जब मौलिक अधिकारों का हनन हो, चाहे कुछ ऐसी चीजों का मतलब आम लोगों को नुकसान हो उससे, जहां पे उसका ना आगे आकर डिसीजन देना बहुत जरूरी है। हर प्रकार के सरकारी मामले में वह दखल देने से बचे। यह आपका एक सुझाव होगा। नेक्स्ट सुझाव मतलब आपका संवेदनशील प्रशिक्षण। देखिए इसमें क्या है, न्यायाधीशों में लोकतांत्रिक समझ जरूरी है। अब देखिए कैसे, देखिए जो जज होते हैं ना, जो उनको भी समाज, प्रशासन और नीति से जुड़े पहलुओं को ना सही जानकारी देने का मतलब प्रयास करना चाहिए, ताकि वे हर पक्ष को समझ कर ना संतुलन से फैसला लें। देखिए हर व्यक्ति को ना जब भी कोई काम करे ना, तो उस आपकी डिसीजन चाहे आपकी बातों में ना संतुलन ना होना बेहद जरूरी है। जैसे अगर हर किसी मुद्दे पे मतलब यह सुप्रीम कोर्ट यह मतलब डिसीजन देने, जैसे एक एग्जांपल समझिए, अगर किसी उद्योग को बंद करने की बात आए और कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं इसे बंद कर दीजिए, तो उसमें बहुत सारे लोग रोजगार मतलब काम कर रहे हैं, तो बाकी लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो कहीं कहीं ना कहीं नैतिक रूप से यह उचित नहीं होगा। तो उनको भी एक प्रकार से संवेदनशील प्रशिक्षण देने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, जन जागरूकता। अब देखिए न्यायपालिका की भूमिका के प्रति लोगों को ना संवेदनशील बनाना। अब देखिए इसमें थोड़ा सा देखते हैं। देखिए लोगों को यह सीखना मतलब जरूरी है कि पीआईएल का आप दुरुपयोग ना करिए। अगर आपको किसी चीज की सुविधा मिला हुआ है तो उसका आप बेहतर तरीके से आप फायदा उठाइए, मतलब जहां पे जरूरत है वहीं। ऐसा नहीं कि बिना किसी कारण के कोई भी छोटी मोटी चीज है आप वहां पे ना उसका प्रयोग करें और याचिका दायर कर दें। इससे क्या होगा, अगर कोई केवल अपने प्रचार पर, देखिए बहुत सारे आप देखते होंगे कुछ लोग प्रचार प्रसार के लिए भी पीआईएल मतलब दायर कर देते हैं कि उनका ना नाम आ गया है। इससे क्या होता है, अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है और बाकी लोगों को भी न्याय मिलने में दिक्कत होता है। इस मामले में लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि जहां जरूरत हो वहीं पीआईएल आप दायर करें। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य संस्थाओं को सशक्त करें। अब देखिए विधायिका व कार्यपालिका को भी अपनी भूमिका निभाने देना चाहिए, मतलब उनको निभाना चाहिए। अब देखिए कैसे, अगर सरकार और सांसद अपना काम यदि ठीक से करने लगे तो अदालत को बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कब पड़ती है, जब ये लोग ना सही तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करते हैं। तो जब ये सही तरीके से करेंगे तो अदालत क्यों आएगी, नहीं आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर शिक्षा मंत्रालय या स्कूलों में सारी सुविधाएं दे रहा है और एक तरह से बेहतर तरीके से मतलब सब चीज चल रही है, तो कोई एक बेहतर व्यक्ति क्यों पीआईएल दायर करेगा उसके संदर्भ में, फिर किसी पीआईएल का ना जरूरत पड़ेगा ही नहीं। तो इसके लिए जो मतलब जिम्मेदार संस्था है ना, उनको आगे आकर काम करना चाहिए और उनको ना अपनी ईमानदारी से मतलब अपने कर्तव्यों को प्रति ना जागरूक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, संतुलित प्रयोग। अब देखिए न्यायिक सक्रियता अपवाद हो, सामान्य नहीं। मतलब देखिए इसको ऐसे समझिए, न्यायिक सक्रियता ना रोज रोज का मतलब कारण ना बने कि आप जब मन करे तब इसका मतलब प्रयोग कर दीजिए। इसे तभी अपनाएं जब बाकी सारे रास्ते ना क्लोज हो जाए, ऐसे बंद हो जाए, तब इसको ना आप अपनाइए। तब मतलब कहने का मतलब ना एक प्रकार से यह बेहतर होगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए, है ना। कहने का मतलब है कि जब सभी जगह रास्ते आपके बंद हो जाएं तब जाएं इस तरीके से आप मतलब कार्यों के प्रति, तब आपको न्याय मिलेगा, तो आपको बेहतर भी लगेगा और न्यायपालिका का भी जो समय और ऊर्जा है ना वो बर्बाद नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको ना पुलिस से मदद मिल रही है ना प्रशासन से मदद मिल रही है, तब उसे अदालत का दरवाजा मतलब एक प्रकार से खटखटाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन वैसे नहीं कि कोई भी सिंपल चीजों में ही आप पहुंच गए, मतलब संतुलित तरीके से इसका आप प्रयोग करिए। नेक्स्ट जब इसको बताने के बाद एक यूनिवर्सल निष्कर्ष, इसको बताने के बाद ना हम फिर न्यायिक सक्रियता का अलग डायमेंशन से भी देखेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। देखिए आप एक यूनिवर्सल निष्कर्ष आप क्या देंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए न्यायिक सक्रियता न्याय का वह दीप है, परंतु इसे संविधान की सीमा में रहकर ही जलना चाहिए। यह लोकतंत्र की रक्षा का ना औजार है,
पर यदि सीमाएं लागी जाए तो यह शासन संतुलन को ना बिगाड़ सकती है। अब देखिए ऐसे समझिए, देखिए न्यायिक सक्रियता जरूरी है, लेकिन क्या, लेकिन तभी जब बाकी संस्थाएं ना निष्क्रिय हो। मतलब जब अदालत की शक्ति तभी दिखाना चाहिए जब मतलब आपको इसका मतलब बहुत ज़्यादा जरूरत हो जाए, लेकिन यदि ज़्यादा मतलब करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं टकराहट पैदा करेगा। अर्थात इसे इस संदर्भ में समझिए, न्यायिक सक्रियता वह दीपक है जो जब जलता है, जब चारों तरफ अंधेरा हो जाए, मतलब चारों तरफ से कहीं आपको न्याय मिलने की दिक्कत नहीं है, तब मतलब न्यायिक सक्रियता को दीपक जलाने की जरूरत है। मत अर्थात वह दीपक संविधान की लौ से जलना चाहिए, मतलब संविधान का जो हमारा आदर्श है ना उसके हिसाब से चलना चाहिए। मतलब इस निष्कर्ष को ना आप लिख सकते हैं। मतलब इसे यदि आप एग्जाम्पल भी आप देना चाहें तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं 2 लाइन में, कि अगर सरकार और प्रशासन जनता की बात नहीं सुन रही है तब आप अदालत के दरवाजा मतलब खटखटाइए, और तभी जाके मतलब आपको भी ना एक प्रकार से बेहतर महसूस होगा, और एक प्रकार से जो लोकतांत्रिक संतुलन प्रक्रिया है ना वह बनी रहेगी। अब देखिए इसको देखने के बाद हम लोग ना अब नेक्स्ट आयाम की तरफ बढ़ेंगे कि मतलब उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं। यदि एग्जाम में इस तरीके से आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। भारत बनाम अमेरिका में न्यायिक सक्रियता, थोड़ा सा हम लोग तुलना करेंगे, हो सकता है इस संदर्भ से भी कभी प्रश्न आ जाए। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए भारत बनाम अमेरिका में न्यायिक सक्रियता का मतलब। देखिए भारत और अमेरिका ना दोनों में न्यायिक सक्रियता मौजूद है, लेकिन तरीके दोनों देशों में ना अलग अलग है। आप देखिए भारत में जो अदालतें होती है ना वो जनहित से जुड़े मामलों में ना ज़्यादा दखल देती है, लेकिन अमेरिका में क्या अंतर होता है कि अदालतें केवल यह देखती है कि कोई कानून न संविधान के खिलाफ है या नहीं। भारत की न्यायपालिका क्या देखती है, जनहित याचिका से मुद्दे पर ज्यादा दखल देती है, लेकिन अमेरिका का न्यायालय क्या करती है, वो देखती है कि कोई कानून संविधान के खिलाफ है या नहीं। अब इसको पॉइंट वाइज थोड़ा देखते हैं, भारत को पहले देखेंगे फिर अमेरिका को। देखिए जनहित याचिका आधारित, व्यापक विषय क्षेत्र और अधिक हस्तक्षेपकारी न्यायपालिका। अर्थात भारत में जो न्यायिक सक्रियता समाज की भलाई के लिए बड़े स्तर पर मतलब उठाई जाती है। आप देखेंगे हमारे देश में पीआईएल के जरिए आम लोगों भी अदालत तक पहुंच सकते हैं, और सामाजिक मुद्दे पर किसी भी प्रकार के मुद्दे पर ना न्याय पाने के लिए मतलब इनके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में आप चाहे हाई कोर्ट में कहीं भी आप गए, किसी वैसे मुद्दे पर जो सामाजिक मुद्दों से संबंधित है, तो आप कोई भी व्यक्ति जा सकता है और उसके प्रति ना न्याय की आशा कर सकता है। लेकिन अमेरिका में देखिए, अमेरिका में क्या होता है, संवैधानिक समीक्षा आधारित, सीमित क्षेत्र और सीमित न्यायिक हस्तक्षेप। देखिए अमेरिका में अदालत ना मुख्य रूप से यह तय करती है कि कोई कानून न संविधान के अनुसार है या नहीं। वे आमतौर पर नीतियों या योजनाओं में सीधे दखल नहीं देती, जैसे भारत में नीतियों और योजनाओं में भी अदालतें दखल देती है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। मतलब वहाँ कानून संविधान के अनुसार है या नहीं, इस तरीके की चीज़ों को ना देख कर हस्तक्षेप किया जाता है। यह डिफरेंस है अमेरिका और मतलब क्या बोलते हैं भारत में। आप एक लाइन में यदि निष्कर्ष के तौर पे इसको समझें तो भारत में न्यायिक सक्रियता सामाजिक बदलाव और जनहित से जुड़ा होता है, जबकि अमेरिका में यह सीमित और संवैधानिक समीक्षा तक सीमित रहती है। अब चलिए नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ हम लोग देखते हैं, न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अति सक्रियता। अब चलिए इसको देखेंगे, पहले इसको देखेंगे फिर पॉइंट वाइज देखेंगे। तो देखिए न्यायिक सक्रियता तब अच्छी मानी जाती है जब अदालतें जरूरी मुद्दे पर ना संतुलित तरीके से हस्तक्षेप करे, लेकिन जब अदालतें हर बात पे, हर छोटी चीजों पे दखल देने लगे तब क्या होगा, तब वह अति सक्रियता हो जाती है। अर्थात सक्रियता लोकतंत्र को ना मजबूत बनाती है, लेकिन अति सक्रियता क्या करती है, लोकतंत्र को कमजोर करती है। कैसे करती है, वह टकराव लाती है, संस्थाओं के बीच असंतुलन स्थापित करने का काम करती है। अब इसको पॉइंट वाइज देखेंगे, चलिए देखते हैं। सक्रियता, सक्रियता रचनात्मक। अब देखिए सुधार व संरक्षण की दिशा में। अब देखिए इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिए जब अदालतें जनहित में सोच समझकर जब हस्तक्षेप करती है तो समाज में क्या आता है, बदलाव आती है और लोगों को ना न्याय मिलती है, लोगों को इससे ना आशा भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी बिंदु पर अगर अपनी बातों को रखती है तो कहीं ना कहीं आम लोग को इससे फायदा होता है और लोगों को न्याय के प्रति ना विश्वास बढ़ता है। अब देखिए सेकेंड लाइन, अति सक्रियता विधायी अतिक्रमण, मतलब अन्य अंगों की कार्यप्रणाली में दखल। अब देखिए कैसे, अब देखिए जब अदालतें कानून बनाने या प्रशासन चलाने जैसा काम करने लगे तो क्या होगा, यह अति सक्रियता को दर्शाएगा, और अति सक्रियता लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं घातक है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, अगर अदालत यह तय करे कि यह काम होना चाहिए, वह काम होना चाहिए, बजट आप ऐसे बनाइए, किसानों को ऐसे मदद करिए, स्वास्थ्य विभाग को ऐसे करिए, तो कहीं ना कहीं जो सरकार का कार्य है ना उसमें ना हस्तक्षेप माना जाएगा, और यह प्रक्रिया ना एक सही और एक सच्चे लोकतांत्रिक देश के लिए ना बेहतर नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट,
सक्रियता परिस्थिति परक, मतलब परिस्थिति परक। देखिए, जब जहां अन्य संस्थाएं ना निष्क्रिय हो, मतलब वहां आप करिए। इसका थोड़ा सा हल्का विस्तार से समझिए। जब सरकारें और संस्थाएं, जो बाकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जो संस्थाएं हैं, जो निष्क्रिय हो जाएं, अपनी जिम्मेदारों को सही तरीके से नहीं निभाएं, तब अदालत का हस्तक्षेप ना जरूरी हो जाता है। जैसे कि यदि मान लीजिए जब सरकार चुप है प्रदूषण पे, प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट या मतलब न्यायपालिका को मतलब बढ़कर यह डिसीजन देना चाहिए कि आप ये काम करें जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण हो। क्योंकि व्यक्ति को ना एक प्रकार से सही तरीके से जीने का अधिकार है और प्रदूषण मुक्त मतलब वातावरण में रहने का ना उसका एक प्रकार से राइट है। तो आप इसके प्रति काम करिए। अर्थात जब अन्य संस्थाएं अपनी कार्यों के प्रति मतलब जिम्मेदारी महसूस नहीं करे, तब आगे आकर ना अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अति सक्रियता ना सामान्यीकृत, अर्थात लगातार हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति, ये क्या होता है चलिए इसको देखते हैं। अगर अदालतें रोज मतलब किसी भी मुद्दे पर प्रशासनिक निर्देश देने लगे तो क्या होगा, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ना परेशानी खड़ा कर देगा। और परेशानी खड़ी कर देगा तो क्या होगा, टकराव ना बढ़ने लगेगा। मतलब अगर अदालत हर मुद्दे पर हर चीज़ों पर बोलने लगे तो यह उचित नहीं होगा, न नैतिक रूप से और न एक प्रकार से प्रशासनिक दृष्टिकोण से, न या व्यवहारिक दृष्टिकोण से, न या आदर्शवादी दृष्टिकोण से। नेक्स्ट, विश्वास बनाम आलोचना। अब देखिए इसको ऐसे समझिए। अब देखिए, जब सक्रियता विश्वास अर्जित करती है, देखिए जब अदालतें जनहित में काम करती है तो लोग भरोसा करते हैं, लेकिन जब हर बात में हस्तक्षेप होने लगता है तो लोग भी ना, जो बुद्धिजीवी लोग चाहे वैसे लोग भी आलोचना करने लगते हैं। मतलब जब आप जहाँ उपयुक्त जगह है जहाँ पे आप करेंगे तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लेकिन जहाँ वैसे ही बिना काम का आप करते रहेंगे तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं आपकी आलोचना भी होगी। इससे बचना चाहिए। अब देखिए इस आयाम का भी एक सीमा है, तो चलिए सीमा देखते हैं। न्यायिक सक्रियता को संतुलन और मर्यादा में रहकर मतलब रखा जाना चाहिए, अन्यथा यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो सकती है। अब देखिए कैसे हानिकारक हो सकती है, तो देखिए न्यायिक सक्रियता को ना हमेशा संविधान और संविधान की मर्यादाओं के अंदर रहकर ही काम करने का प्रयास करना चाहिए। वरना क्या होगा, जो लोकतंत्र का जो ढांचा है ना, जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है ना कहीं उसको नुकसान पहुंचेगा और मतलब असंतुलन उसको करने का मतलब प्रयास करेगा। अर्थात अदालत को यह याद रखना चाहिए कि वह रक्षक है, शासनकर्ता नहीं। मतलब रक्षक है तो रक्षक के तौर पर ही बने रहे, शासनकर्ता की भूमिका में नहीं आए। यह इसकी एक भूमिका है। नेक्स्ट डायमेंशन हम लोग देखते हैं, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका। अब चलिए इस संदर्भ में देखते हैं सक्रियता की नींव। अब पहले इसको थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, इसको समझ लेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए, फिर पॉइंट वाइज देखेंगे। देखिए न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, अर्थात जनहित याचिका मतलब PIL, आप समझिएगा। मतलब जनहित याचिका वह माध्यम है जिससे कोई भी व्यक्ति समाज की भलाई के लिए ना अदालत में जाकर उसके लिए न्याय की मांग कर सकता है, भले ही वह खुद पीड़ित हो या ना हो, किसी दूसरे के लिए ही, जैसे कोई गरीब है, कोई वंचित है, उसके लिए भी जाके वह ना आवाज बन सकता है और उसके जरिए कहीं ना कहीं न्याय की मांग कर सकता है। इस बात को आप समझिए। फिर अब इसको चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं। सक्रियता की नींव। अब देखिए PIL ने न्यायिक हस्तक्षेप को वैधानिक आधार प्रदान किया, मतलब PIL ने न्यायिक हस्तक्षेप को वैधानिक आधार प्रदान किया। अब चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। थोड़ा सा देखिए, भारत में न्यायिक सक्रियता की शुरुआत किससे मानी जाती है, PIL से मानी जाती है, मतलब जनहित याचिका से। इससे अदालतें क्या की, सामाजिक मामले में ना हस्तक्षेप करने लगी। जैसे एक उदाहरण है, आप पढ़िएगा कि MC मेहता के नाम से एक वाद आया था, मतलब PIL आया था, जैसे ताजमहल संरक्षण के संदर्भ में। तो उस पे ना कहीं एक प्रकार से प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में ना कोर्ट का ना डिसीजन मतलब ऐसा आया था। मतलब कहीं ना कहीं अदालतें सामाजिक मामलों में भी ना हस्तक्षेप करने के लिए आगे आई और काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ली, सक्रिय होकर। नेक्स्ट, न्याय की पहुंच। अब देखिए जनसाधारण के लिए न्याय प्राप्ति का ना मार्ग मतलब एक प्रकार से सरल हुआ, चाहे मतलब एक प्रकार से मार्ग प्रशस्त हुआ। अब इसको ऐसे समझिए, PIL ने न्याय को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया, चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वंचित हो, कोई भी हो, खासकर उन तक जिनके पास ना पैसे की अभाव नहीं है। बेचारे पैसे के अभाव में ना न्याय उनके पास नहीं पहुंच पाता था, लेकिन PIL ने उनको रास्ता दिखाने का काम किया, उनको यह दिखाया कि न्याय आपको भी मिल सकता है और इसने एक प्रकार से ना बेहतर करने का काम किया और एक लाइन में न्याय तक पहुंच सभी वर्गों को ना एक प्रकार से मार्ग सुनिश्चित किया। नेक्स्ट पॉइंट, ऐतिहासिक मामले। अब देखिए MC मेहता, विशाखा जैसे निर्णय ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, इसको ऐसे समझिए। अब देखिए PIL के जरिए पर्यावरण हो,
चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे महिला अधिकार हो, मतलब इन जैसे मुद्दों पर ना न्यायपालिका का ना जो डिसीजन है एक प्रकार से ऐतिहासिक मतलब है। आप जब पढ़ेंगे ना तो इस तरीके का डिसीजन आपको मिलेगा, और जब आप आंसर लिखेंगे तो इस तरीके के कुछ पॉइंट को आप जरूर दीजिएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट कोई भी अपने आदेश के माध्यम से ना ऐसे डिसीजन देती है जो काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक बन जाती है, तो ऐसे चीज़ों को ना आप देने का काम करिएगा कहीं कहीं। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक सुधार। अब देखिए इसमें हम समझते हैं मतलब क्या देना है। तो देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बदलाव। अब देखिए जनहित याचिका के जरिए पर्यावरण हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई भी ऐसा चीज हो, कहीं ना कहीं बदलाव लाने का मतलब काम किया है। अर्थात न्यायपालिका के मतलब इस प्रकार से सक्रिय होकर मतलब जो डिसीजन देती है, चाहे जो काम करती है, उससे कहीं ना कहीं इन क्षेत्र में ना बड़े पैमाने पर बदलाव मतलब हुआ है, चाहे बदलाव होने का मार्ग प्रशस्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दुरुपयोग की संभावना। अब देखिए कुछ याचिकाएं व्यक्तिगत या राजनीतिक स्वार्थ से भी प्रेरित होती है। अब देखिए कुछ लोग ना सोचते हैं कि मैं पीआईएल दाखिल करके ना प्रसिद्ध हो जाऊं, मतलब उनका निजी अपना स्वार्थ होता है। तो इसका इम्पैक्ट मतलब नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। एक तो आप अदालत का समय बर्बाद करते हैं, और एक उसके जगह पे किसी वैसे जरूरतमंद को न्याय मिलती, आप उसका भी एक प्रकार से नैतिक रूप से ना उसको आप एक प्रकार से मतलब कहीं ना नैतिक रूप से आप सही नहीं किए। मतलब आप पीआईएल वैसे चीज़ों के लिए मत ले जाइए जिसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। मतलब आप अपनी प्रसिद्धि और स्वार्थ को ना पीछे रखिए, लेकिन इसका दुरुपयोग आज भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है पीआईएल के माध्यम से, आपको भी बखूबी पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसकी सीमाएं क्या है, चलिए इसकी सीमाएं देख लेते हैं। तो देखिए पीआईएल का उपयोग कहीं कहीं निजी प्रचार, राजनीतिक या लोकप्रियता का माध्यम बन जाता है। अब इसको ऐसे समझिए। अब देखिए पीआईएल को सिर्फ असली जनहित मतलब जो जरूरत है उस मामलों में ही लाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो अदालत के काम में क्या होगा, रुकावट होगा, और जब रुकावट होगा तो जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको नहीं मिलेगा। अर्थात पीआईएल का प्रयोग सिर्फ प्रचार के लिए आप नहीं करें, नहीं तो इसका मकसद खत्म हो जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए पीआईएल है उसका उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। इसका उद्देश्य है आम लोगों के लिए, वंचित वर्गों के लिए, वैसे लोगों के लिए न्याय तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त करना, तो आप उसको उसी रूप में रहने दीजिए। इसके लिए ना आप निजी प्रचार, निजी स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग नहीं करें, यह इसकी एक सीमा बन जाती है। नेक्स्ट आयाम को चलिए हम देखते हैं, न्यायिक समीक्षा बनाम न्यायिक सक्रियता। चलिए इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले ना आप इसको समझिए कि न्यायिक समीक्षा बनाम न्यायिक सक्रियता क्या होता है। अब देखिए न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता ना दोनों अदालत का ना एक प्रकार से पावर है, मतलब शक्तियां हैं, लेकिन उद्देश्य इसका ना और तरीका दोनों का ना अलग अलग हो जाता है। कैसे, अब देखिए न्यायिक समीक्षा का क्या काम है, कोई कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है यह देखना, जबकि न्यायिक सक्रियता का क्या काम है कि अदालत खुद जनहित के मुद्दों में मतलब आगे बढ़कर ना पहल करती है। एक तरफ देखती है कि यह मुद्दा संविधान के खिलाफ है या नहीं, दूसरे तरफ खुद आगे बढ़कर ना पहल करती है। यह मतलब दोनों में डिफरेंस होता है। अब चलिए पॉइंट वाइज देखने का काम करते हैं। न्यायिक समीक्षा, अब देखिए यह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की ना न्यायिक जांच है। अब देखिए इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। मतलब न्यायिक समीक्षा के माध्यम से अदालत यह तय करती है कि कोई कानून संविधान के अनुसार है या नहीं, या इसका उद्देश्य संविधान की रक्षा करना है कि नहीं, उसी के हिसाब से ना डिसीजन लेती है। जैसे आपको याद होगा कि सरकार जब न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो प्रावधान लाया था तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि लगा था न्यायपालिका को कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है। आप इसका एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायिक सक्रियता। अब देखिए यह न्यायालय द्वारा संविधान की भावना के अनुरूप हस्तक्षेप की प्रक्रिया है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, जब अदालतें समाज से जुड़े मुद्दे पर खुद पहल कर हस्तक्षेप करती है तो क्या होती है, न्यायिक सक्रियता होती है। मतलब न्यायपालिका अगर खुद आगे बढ़कर आए और सक्रिय भूमिका निभाए तो यह न्यायिक सक्रियता है। इस चीज को आप समझिएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़कर किसी ऐसे मुद्दे पर डिसीजन दे कि मतलब वह ना बहुत जरूरी है, तो यह न्यायिक सक्रियता का एग्जाम्पल होगा। आप खुद से अपना डिसीजन, जो भी आपको कैरेंट का डिसीजन लगे, आप उसे लिख दीजिएगा। अब देखिए दोनों में समानता हम लोग देखने का काम करते हैं। देखिए दोनों प्रक्रियाएं लोकतंत्र में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है। अर्थात दोनों कौन, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता। अब देखिए दोनों ही प्रक्रियाओं का उद्देश्य क्या है, संविधान की रक्षा करना और कहीं ना कहीं जनता के अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने का काम करना। फर्क क्या है, चलिए डिफरेंस क्या है, तो देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि समीक्षा कानूनों पर केंद्रित होती है, जबकि सक्रियता जो होता है ना वो जनहित पर होती है। इस चीज को आप अंतर समझिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन से देखते हैं, न्यायिक सक्रियता और लोकतंत्र के संदर्भ में। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले इसको समझेंगे।
देखिए, न्यायिक सक्रियता और लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सभी संस्थाएं ना, जैसे सरकार हो गया, संसद हो गया, अदालत हो गया, मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका और न्यायपालिका मतलब क्या बोलते हैं, संविधायिका, तीनों के संदर्भ में मैं आपकी बात कह रहा हूं। मतलब तीनों यदि जिम्मेदारी से काम करे, लेकिन जब संसद, सरकार जनता की बात नहीं सुनेगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं अदालतों को आगे बढ़कर क्या करना होगा, ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जनता का शासन, मतलब इसको बचाना होगा और इसको एक प्रकार से बेहतर बनाने का काम करना पड़ेगा। और लेकिन यह जो हस्तक्षेप है, मतलब जो ज़्यादा हो जाए, मतलब सीमाओं से ज़्यादा हो जाए तो नुकसान होता है, लेकिन सीमाओं के अंदर हो, इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं यह हस्तक्षेप संतुलन और सीमाओं के साथ लोकतंत्र को एक प्रकार से बचाने का, इसको बेहतर बनाने का काम करता है। अब इसको हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे, चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं। जन सशक्तिकरण, अब देखिए अधिकारों की रक्षा जब अन्य संस्थाएं विफल हो, अब देखिए इसको समझिए कैसे। न्यायिक सक्रियता से आम लोगों को ना यह शक्ति मिलती है, यह पावर मिलती है, उनको यह एहसास होता है कि वे भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और आवाज उठाकर ना न्याय पा सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक एग्जाम्पल से कि हर नागरिक को जानकारी पाने का अधिकार है, और तभी देखिएगा आरटीआई अर्थात सूचना का अधिकार कानून बना, और आज इसके माध्यम से आम लोग भी बखूबी बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शक्तियों का संतुलन। अब देखिए न्यायिक हस्तक्षेप कार्यपालिका और बहुसंख्यकवाद से को संतुलन बनाए रखता है, मतलब इस संदर्भ, इस चीज को ऐसे समझिए। देखिए न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी संस्था ज्यादा ताकतवर नहीं हो, संविधान के अनुसार सारी संस्थाएं काम करे, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। मतलब अदालत ने जब कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता चुनाव न लड़े, और तब इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं न्यायपालिका का यह उद्देश्य था कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि वैसे लोग पहुंच जाएंगे तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो संतुलन है ना कहीं बिगड़ जाएगा। अर्थात एक लाइन में इसे समझिए कि सारी संस्थाएं ना एक प्रकार से यह सुनिश्चित हो कि सब अपने दायरे में रहकर संतुलन के हिसाब से काम करें, इससे लोकतंत्र ना बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पारदर्शिता। अब देखिए सरकारी संस्थानों को उत्तरदायी बनाना, अब इसको ऐसे समझिए, न्यायिक सक्रियता से ना शासन और सरकारी तंत्र को ना अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने का काम किया जाता है। मतलब कहते हैं ना एक गांव के संदर्भ में कि एकदम सो गया है, इसको फिक्र ही नहीं है कि मतलब इसकी भी कुछ जिम्मेदारी है काम करने की। तो न्यायिक सक्रियता के माध्यम से ना वैसे लोगों को ना जगाने का काम किया जाता है, वैसे संस्थाओं को ना जगाया जाता है, मतलब पुनर्जागरण की अवस्था में लाया जाता है कि भाई आपका ये जिम्मेदारी है, आप करो। मतलब अदालत कहता है कि हर व्यक्ति को ना मतलब अपनी कार्यों के प्रति, मतलब हर संस्था को जिम्मेदारी को ना समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, तभी पारदर्शिता आएगी। नेक्स्ट, कानून का शासन, सभी पर एक समान कानून मतलब लागू हो। देखिए यह सिद्धांत क्या कहता है, मतलब कानून का शासन, मतलब यह सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति कानून के अधीन है, चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, चाहे वह भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे वह किसी डिपार्टमेंट का एक क्लर्क हो, मतलब हर लोग ना कानून के सामने बराबर हैं। जब देखेंगे एग्जाम्पल समझिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कई नेताओं को, अफसरों को जब सजा दी, मतलब बड़े बड़े जो मतलब ऑफिसर थे, तब लोगों को यह भरोसा होता है कि नहीं कानून न सबके लिए बराबर है। मतलब कानून के ताकत पे, अदालत की मतलब क्या बोलते हैं उनकी डिसीजन पे आम लोग की ना भरोसा बढ़ता है। जब भरोसा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मजबूत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, संवैधानिक चेतना। देखिए जनता अधिक संवैधानिक रूप से जागरूक होती है। अब देखिए कैसे, देखिए न्यायिक सक्रियता ने लोगों को संविधान और अपने अधिकारों के प्रति काफी ज्यादा जागरूक हुआ है। पहले लोगों को लगता था अरे यार न्याय तो मिलेगा नहीं, चलो वैसे भी नहीं मिलने वाला है, क्या जरूरत है। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं अदालतें उनके पक्ष में डिसीजन दे सकती है, उनको न्याय मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चेतना का मतलब जागरण हुआ, इंटरनल, मतलब एक प्रकार से इसे आप संवैधानिक चेतना कह सकते हैं। मतलब कि उनको लगा कि नहीं हमें भी न्याय मिल सकता है। आज हर कोई जानता है, चाहे हर बच्चा जानता है कि उसे शिक्षा का अधिकार है, और यह जागरूकता कौन लाया है, अदालत के फैसले ने लाया है। तो यह ना आपके अंदर चेतना जागृत करने का काम करती है। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, मतलब नेक्स्ट आयाम कि न्यायिक सक्रियता और चुनाव सुधार के संदर्भ में। तो चलिए इस संदर्भ में देखते हैं। देखिए चुनाव ना क्या होता है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चुनाव क्या होता है, चुनाव उसका आत्मा होता है। अब अगर आत्मा ही सही तरीके से नहीं अगर रहेगा तो फिर शरीर का क्या होगा पता है ना आपको। मतलब चुनाव लोकतंत्र की आत्मा होता है। जब चुनाव व्यवस्था में यदि पारदर्शिता नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, तब कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए नुकसान होगा। तो देखेंगे आप कई बार न्यायपालिका क्या करती है, जरूरी सुधारों के लिए ना चुनाव आयोग को निर्देश देती है। इससे कहीं ना कहीं एक प्रकार से राजनीति में सुधार होता है
और लोगों को भी ना इसका ना एक प्रकार से बेहतर विकल्प चुनने का अधिकार मिलता है। मतलब एक लाइन में आप कह सकते हैं ना कि कहीं न कहीं यह हर तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे जानकारी का अधिकार। अब देखिए उम्मीदवारों की जानकारी अनिवार्य है। अब देखिए इसमें क्या है, अदालत ने कहा कि हर उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति, शिक्षा और आपराधिक मामलों को जानकारी को ना सार्वजनिक करना होगा। इससे क्या होता है, इससे लोगों को भी पता चले कि आखिर सामने वाला कैसा व्यक्तित्व का स्वामी है। अब लोग वोट देने से पहले यह जान सकते हैं कि उम्मीदवार कैसा है, मतलब उसकी व्यक्तित्व का मतलब छवि कैसा है, उसी आधार पर वो अपना वोटिंग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नोटा का परिवर्तन। देखिए मतदाता को अधिक विकल्प। अब देखिए पहले ये जो नोटा वाला प्रावधान नहीं था, लेकिन अदालत ने अधिकार दिया कि अगर मतदाता को पसंद न है किसी को, मतलब कोई व्यक्ति अगर उसे पसंद नहीं है, तो उसको यह राइट है कि वह इनमें से कोई नहीं का विकल्प चुन सकता है। अर्थात एक वोटर ना जो वोट देता है उसको अपना असंतोष व्यक्त करने का अधिकार है। मतलब लोकतांत्रिक तरीके से वह असंतोष को व्यक्त कर सकता है। इसीलिए नोटा का मतलब नोटा को लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, दोषियों पर रोक। अब देखिए अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोक। अब इसको ऐसे समझिए, न्यायपालिका ने यह आदेश दिया कि जिन लोगों के ऊपर गंभीर अपराध है, मतलब गंभीर रूप से दोषी हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई नेता के ऊपर ऐसा है कि वो हत्या के केस उसका दर्ज है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। और इस तरीके की प्रवृत्ति लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, चुनाव आयोग, सुधारों पर निगरानी। अब देखिए अदालत ने चुनाव आयोग को निष्पक्षता और कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। क्यों? क्योंकि इससे ना कहीं जो चुनाव होता है ना उसमें ईमानदारी हो, उसमें पारदर्शिता हो, और चुनाव आयोग इसको ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को प्रति कार्य को करे। मतलब आप देखेंगे कोर्ट ना न्यायपालिका कई बार आयोग से पूछती है कि आचार संहिता का पालन करवाने में मतलब आप किस तरीके से कर रहे हैं, चाहे अगर विफल है तो उसके संदर्भ में ना निर्देश देने का काम करती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से एक हद तक निगरानी भी करने का काम करती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्वच्छ राजनीति। अब देखिए राजनीति को नैतिक दिशा देने का मतलब एक प्रकार से प्रयास। अब इसको ऐसे समझिए, अब इसको कहने का मतलब है कि सरकार जब न्यायपालिका जो फैसला देती है तो हर फैसले से मतलब ना कहीं राजनीति में ईमानदारी और पारदर्शिता और उसकी जिम्मेदारी को ना बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए आदर्श में भले ही आपको कुछ थोड़ा सा अलग दिख रहा हो, मतलब नहीं व्यवहार में, लेकिन आदर्श में ना यही बात है। मतलब पार्टियां सोच समझ कर अपना उम्मीदवार चुने। मतलब आपकी राजनीति ना स्वच्छ होना चाहिए, आप किसी को भी मत टिकट दे दीजिए। मतलब जनता और अदालत दोनों, मतलब कहने का मतलब अदालत इस चीज़ का मतलब यह देखने का प्रयास करती है कि वैसे लोग राजनीति में चुन कर नहीं आए जो स्वच्छ राजनीति को ना गंदा करने का काम करें। अब देखिए इसकी भी एक सीमा है। देखिए चुनावी सुधार में न्यायपालिका का हस्तक्षेप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की स्वायत्तता में हस्तक्षेप माना जा सकता है। अब इसको ऐसे समझिए, अगर अदालत बहुत ज़्यादा चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने लगे, मतलब बिना काम का, जो उसका काम नहीं है, तो यह चुनाव आयोग की जो स्वतंत्रता है हमारे संविधान में कहीं ना कहीं उसमें बाधा बन सकता है। तो आप जरूरत से ज़्यादा मत करिए। मतलब हर पोस्टर, हर बैनर, हर भाषण, हर रैली के संदर्भ में यदि आप मतलब डिसीजन देने लगे तो आयोग का काम जो है ना, चुनाव आयोग का, उसका काम मतलब ना एक प्रकार से रुक जाएगा, मतलब उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो यह इसकी ना एक सीमा है। अब फिर नेक्स्ट डायमेंशन हम लोग देखेंगे, न्यायिक सक्रियता और पर्यावरण संरक्षण। इस संदर्भ में चलिए इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए जब सरकारें पर्यावरण को लेकर ढील देने लगती है, मतलब नहीं कुछ बोलती है, तो प्रदूषण बढ़ता जाता है। तब अदालतों को आगे आकर क्या करना पड़ता है, जो पर्यावरण के प्रति ना रक्षा का दायित्व जो है उसको निभाना पड़ता है। अर्थात जब न्यायिक सक्रियता के इस मतलब युक्त मतलब शक्तियों से लैस होकर जब न्यायपालिका ऐसे डिसीजन देती है पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में, तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के भाव को भी पैदा करने का काम मतलब भाव मतलब पैदा करती है इस संदर्भ में। अब चलिए इसको पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं। प्रदूषण नियंत्रण। अब देखिए गंगा, ताजमहल संरक्षण जैसे डिसीजन आप एग्जाम्पल देंगे। अब देखिए अदालतें ने हवा, पानी, जमीन के प्रदूषण को रोकने के लिए कई आप देखेंगे मतलब ऐसे डिसीजन दिए। इन्हीं डिसीजन में इस तरीके का भी डिसीजन मतलब आती है। आप देखेंगे ना कई ऐसे मुद्दे में, आप देखिए एक एग्जांपल मैं दूसरा देता हूँ, जैसे दिल्ली में क्या बोला कि सभी बसों को मतलब जो डीजल से चलता है उनको हटाकर सीएनजी वाले मतलब चीज़ों को मतलब आप चलाइए, मतलब सीएनजी में उसको तब्दील कर दीजिए। मतलब इस तरीके का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देते रहती है, चाहे दिल्ली का हाई कोर्ट, चाहे किसी भी राज्य का मतलब हाई कोर्ट हो, मतलब अपने जो उसका क्षेत्र है ना उस क्षेत्र संदर्भ में ना दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट,
औद्योगिक नियमन, देखिए हानिकारक इकाइयों पर सख्ती, मतलब इसको ऐसे समझिए, अगर कोई ऐसा फैक्ट्री है जो भारी पैमाने पर प्रदूषण फैला रहा है तो उसे बंद करने का, चाहे वहां से हटाकर दूसरे जगह करने का, मतलब अदालत आदेश दे सकती है। मतलब एक एग्जाम्पल समझिए, ताजमहल के पास जो पहले चल रही थी रासायनिक फैक्ट्रियां, मतलब केमिकल से युक्त, उसको कोर्ट ने हटाया। क्यों? क्योंकि ताजमहल का चमक फीका नहीं पड़े, वह पर्यटकों के लिए उसी तरीके से मायने रखे जिस तरीके से पहले है। अब नेक्स्ट पॉइंट, वन संरक्षण। अब देखिए जैव विविधता की रक्षा के निर्णय। अब देखिए पेड़ों का अगर अंधाधुंध आप काट रहे हैं, कुछ भी जंगल का जंगल आप साफ करते जा रहे हैं, तो अदालत का क्या डिसीजन है? मतलब अदालत को क्या करना चाहिए? मतलब इनके संदर्भ में इनकी रक्षा के लिए ना वह डिसीजन ले सकते हैं खुद आगे बढ़कर। मतलब कई प्रकार से ऐसे कदम उठाए भी हैं। मतलब कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि कोई भी पेड़, चाहे कोई भी जंगल के संदर्भ में यदि आप काट रहे हैं तो उससे संदर्भ में ना आप मतलब सरकारी अनुमति लीजिए, और वह नैतिकता से युक्त होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला होना चाहिए। इस संदर्भ में वह डिसीजन देती आई है। नेक्स्ट पॉइंट, जलवायु चेतना। देखिए अस्थायी विकास को बढ़ावा, देखिए कैसे? देखिए अदालत ने कई बार साफ किया है कि विकास ऐसा होना चाहिए, मतलब समावेशी विकास के संदर्भ में, मतलब जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, अर्थात आपका विकास सतत होना चाहिए, मतलब सतत विकास से युक्त होना चाहिए। आप देखेंगे कि कई बड़े प्रोजेक्ट से पहले ना उसका पर्यावरण प्रभाव क्या होगा यह अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया गया है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं, तो उसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ेगा, इस संदर्भ में अध्ययन करने के लिए मतलब आदेश न अनिवार्य कर सकती है, तभी आप उस चीज़ को ना मतलब बढ़ाएंगे। मतलब इस संदर्भ में चेतना को जागृत करने का काम करती है। एनजीटी की स्थापना, अब इसको समझिए। मतलब एनजीटी मतलब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, मतलब हरित न्यायाधिकरण की अनुशंसा। अब इसको ऐसे समझिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को पर्यावरण मामलों की विशेष अदालत के रूप में स्थापित किया गया। मतलब यह पर्यावरण के संदर्भ में, मतलब इसका सुझाव मतलब कहाँ से निकला? अदालत ने ही देने का काम किया। अर्थात एग्जाम्पल से आप समझिए कि एनजीटी ने यमुना नदी के किनारे जो अवैध निर्माण हो रहा था उस पर ना रोक लगा देने का काम किया। मतलब इस संदर्भ में ना ये डिसीजन या निर्णय देते आई है। अब इसकी सीमा क्या होती है, चलिए इसको एक सीमा देखते हैं। कभी कभी पर्यावरण के नाम पर न्यायिक आदेश आर्थिक विकास में ना बाधा भी बन सकते हैं। अब कैसे? अब देखिए कभी कभी पर्यावरण के रक्षा के नाम पर कुछ वैसे भी फैसले हो जाते हैं, चाहे वैसे भी फैसले दिए जा सकते हैं जो आर्थिक विकास को कहीं ना कहीं कम करे, चाहे रोजगार पर असर डाले। जैसे आप देखिए कई ऐसे फैक्ट्रियों को यदि आपने बंद करने के लिए आदेश दे दिया तो उसमें जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो वो फिर क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ना यह इसकी एक सीमा होती है। मतलब इसको करने के पहले ना आप जरूर उसके प्रभावों को अध्ययन करना बेहद जरूरी है कि जब किसी डिसीजन से आपका उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। हो सकता है जब छोटा मोटा प्रभाव हो तब आप करिए, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर उसका अगर प्रभाव पड़ रहा है नकारात्मक, तब थोड़ा सा सोच समझ कर मतलब करना चाहिए। मतलब यह इसकी ना एक सीमाएं हैं। नेक्स्ट डायमेंशन, न्यायिक सक्रियता और महिला अधिकार। चलिए इस संदर्भ में देखते हैं। सबसे पहले इस आयाम को ना समझेंगे हम लोग। अब देखिए न्यायपालिका के कई ऐसे फैसले आए हैं जिससे महिलाओं को बराबरी का अधिकार, सुरक्षा अधिकार प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे संसद और सरकार जब महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जब चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है, तो अदालत मतलब आगे बढ़कर उनका साथ देती है। इससे समाज में क्या होता है? इससे समाज में जो महिलाओं के प्रति सोच है, जो मतलब एक प्रकार से उनका नजरिया है, कहीं ना कहीं एक प्रकार से बदलाव लाने का मतलब काम करती है। अब इसको हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। विशाखा दिशा निर्देश एक वाद था। देखिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, इस तरीके के आयाम में ना आप इसको लिखेंगे। देखिए महिलाओं को कार्यस्थल पर ना सुरक्षा मिलना चाहिए, इसके लिए अदालत ने स्पष्ट दिशा निर्देश बनाया। क्यों? क्योंकि हर संस्थान में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जिससे महिलाओं को ना एक प्रकार उनके प्रति ना संवेदनशीलता को ना दिखाने का काम करे। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हर दफ्तर में आंतरिक शिकायत समिति बनाइए, इसको अनिवार्य उसने करने का काम किया। अब नेक्स्ट पॉइंट, सबरीमाला निर्णय। अब देखिए महिलाओं को पूजा का अधिकार, इस मुद्दे से ना आप लोग बखूबी पता होंगे, यदि न्यूज़पेपर को काफ़ी अच्छे से पढ़ते हो तो ये मुद्दा ना काफ़ी हाईलाइटेड हुआ था। अब देखिए न्यायपालिका का ऐसा कहना था कि धार्मिक परंपराओं के नाम पर आप महिलाओं के प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं, यह समानता के खिलाफ है। कहने का मतलब है कि अब 10 से 50 साल की महिलाएं भी सबरीमाला मंदिर में जा सकती है। आप खुद अपना विवेक से समझिए, तर्क के कसौटी पर देखिए कि जो सारे मतलब चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला हो,
सब भगवान का मतलब अंश है, मतलब ईश्वर का दिया हुआ प्रकृति का मतलब उपहार है। तो आप किसी विशेष मुद्दे को या विशेष बात को लेकर किसी को रोक कैसे लगा सकते हैं? और दुनिया में कोई भी चीज़ अपवित्र नहीं होता। दुनिया में महिलाओं से ज़्यादा पवित्र तो कुछ होता ही नहीं है। फिर आप उनको किस आधार पर आप रोक लगाते हैं? यह समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि महिलाएं नहीं होगी तो जो आप दिख रहे हैं वो नहीं देखेंगे। प्रकृति का अगर कोई सबसे बेहतर उपहार है तो वह महिला के रूप में है। तो आप उसे किसी विशेष संदर्भ में आप उनको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने उसे वैसा ही बनाया है, तो वह उसी रूप में ना बहुत पवित्र हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन कहने का मतलब है कि आप उनको परंपरा के नाम पर रोक नहीं लगा सकते हैं। तो यह कहीं ना कहीं उनकी जो महिला सशक्तिकरण है उसको भी आगे ले जाने का काम करती है, और जो समानता के खिलाफ जो मतलब आम लोगों का जो रवैया था उसके खिलाफ भी ना उनको मजबूत बनाने का काम करती है। तो आप उनको किसी विशेष आधार पे नहीं रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, 3 तलाक, एक तरफा तलाक पर न्यायिक रोक। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए अदालत का कहना है कि पहले क्या होता था कि कहीं से भी फ़ोन से भी बोल दिए कि तलाक 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 हो गया, लेकिन अदालत का ऐसा कहना था कि यह ना पूरी तरीके से असंवैधानिक है, एक महिला के गरिमा के खिलाफ है, उसके अधिकारों के खिलाफ है। क्या आपको ही ये अधिकार है? महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है जितना आपका अधिकार है। मतलब कोई भी मुस्लिम पति मौखिक रूप से पत्नी को तलाक नहीं दे सकता, वरना उसको सजा हो सकती है। आप लॉजिकली सोचिए कि यह किसी भी हद तक आप यदि मौन होकर सोचेंगे तो यह एक प्रकार से सही नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को सुधार करने के लिए ऐसा डिसीजन दिया। नेक्स्ट पॉइंट, संपत्ति अधिकार, पुत्रियों को बराबर अधिकार। अब देखिए न्यायपालिका ने बेटियों को भी ना परिवार के मतलब अपने पिता के संपत्ति पे ना बराबर का हक दिया। क्यों? क्योंकि उनका भी राइट बनता है, जिससे अब उनको ना वंचित आप नहीं कर सकते हैं कि आप उन्हें उनका शादी कर दिया उनका संपत्ति से अधिकार खत्म होगा। अब वैसा नहीं होगा। मतलब अब बेटियां भी पिता की संपत्ति में बेटे के बराबर वारिस बन सकती है, मतलब अपना अधिकार जमा सकती है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखेंगे ना, लोकतंत्र को एक प्रकार से ये इन सब प्रक्रियाएं ना बेहतर बनाने का काम करती है। एक तरीके से ना आप खुला होकर सोचिए तो आपको ना ये चीज़ें ना काफ़ी बेहतर लगेगा, लेकिन संकीर्णता के दायरे में रहकर सोचेंगे ना तो आपको यह खराब लगेगा। क्योंकि जो लोग इन मुद्दों पर जो आलोचना करते हैं ना इसके दायरे में सोचते हैं, सिर्फ संकीर्ण होकर। एक प्रकार से ना आप ओपन होकर सोचिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लैंगिक न्याय। अब देखिए समाज में जागरूकता का बहस। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, इन सब फैसलों से समाज में कहीं ना कहीं महिलाओं को सम्मान प्राप्त होता है, उनको समान अवसर मिलता है। कानून की नज़र में ना आप देखेंगे, संविधान की नज़र में ना महिलाएं किसी से भी कम नहीं है। और आज तो आप हर सेक्टर में देख लीजिए, चाहे वह विज्ञान का सेक्टर हो, चाहे आर्थिक सेक्टर हो, किसी भी तरीके से राजनीति में, चाहे आप देखेंगे महिलाएं भी आज ना बराबरी का मतलब एक प्रकार से वो मतलब बराबर के स्तर तक पहुंच गई है। कहीं कहीं तो आप देखेंगे कि महिलाएं ज़्यादा ही ऊपर हो गई है। आप बिहार के रिजल्ट को आप देखिएगा, जब इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो उसमें आप देखिएगा कि ज़्यादा लड़कियां टॉप दिखती है और लड़के ना पीछे दिखते हैं। तो इस तरीके से आप समझिए, आप उनको किसी विशेष नज़रिए से आप उनको कम मत आंकिए, वह आपके बराबर हैं, क्योंकि दुनिया की आधी आबादी को पूरा अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसका सीमा देखिए, नारी अधिकारों पर न्यायिक निर्णय सामाजिक धार्मिक भावनाओं से टकरा सकते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे फैसले जो धार्मिक आस्थाओं से टकराता है ना, तो कहीं ना कहीं टकराव का भाव पैदा करता है, विरोध का भाव पैदा करता है। अर्थात सबरीमाला फैसले को ही देख लीजिए कि सबरीमाला फैसले के बाद कई लोगों ने इस परंपरा के खिलाफ बताया और विरोध भी प्रदर्शन किया। मतलब यह इसकी सीमा है। देखिए इसके लिए ना सबसे पहले लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि आप मतलब किसी विशेष मुद्दे को लेकर आप किसी का विरोध मत करिए। विरोध तभी व्यक्ति करता है जब उसको समझ नहीं होता है। तो आप व्यवहारिक नज़रिए से आप इसको एक सीमा मान सकते हैं। वैसे तो यह होना नहीं चाहिए, बट आप एग्जाम में जब लिखना होगा तो एक सीमा इस रूप में आप दिखाइएगा इसको। नेक्स्ट डायमेंशन हम लोग देखेंगे कि न्यायिक सक्रियता और संविधान की मूल संरचना। तो चलिए इसको देखते हैं, सबसे पहले इसको समझेंगे। अब देखिए संविधान की मूल संरचना क्या है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मतलब जिसे आप बदल नहीं सकते हैं। जो हमारा संविधान का जो मेन भाव है ना उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे लोकतंत्र, मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया, धर्मनिरपेक्षता, न्याय और स्वतंत्रता, मतलब इन चीज़ों में ना आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं आमूल चूल। मतलब सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं इनको मजबूत करने के लिए, नकारात्मक परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। मतलब अदालतों ने यह सुनिश्चित किया कि संसद मूल बातों से छेड़छाड़ नहीं करे, नहीं तो न्यायिक सक्रियता का जो माध्यम है उसके माध्यम से उस चीज़ों को ना अवैध घोषित कर रद्द भी कर सकती है। ठीक ना।
अब चलिए, न्यायिक सक्रियता इन चीज़ों को बचाने का काम करती है। देखिए पहला पॉइंट वाइज, केशवानंद भारती केस, मूल संरचना सिद्धांत की नींव, इसको ऐसे समझिए। यह एक ऐतिहासिक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जहां संसद संविधान में बदलाव पहले कर सकती थी, लेकिन मूल स्ट्रक्चर का जो ढांचा कोर्ट ने दिया उसके बाद से ना कहीं मतलब आप देखेंगे ना विधायिका की शक्ति सीमित हो गई। अर्थात संसद मतलब नीतियों में परिवर्तन तो कर सकती है, मतलब नीति कह रहा हूं, सॉरी, मतलब संसद उसमें परिवर्तन करेगी, लेकिन किस संदर्भ के परिवर्तन करेगी? सकारात्मक परिवर्तन करेगी, उसको मजबूत करने के लिए परिवर्तन करेगी, उसको कमजोर करने के लिए नहीं परिवर्तन करेगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मजबूती की दिशा में आप परिवर्तन कर सकते हैं, कमजोरी की दिशा में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मतलब कमजोर नहीं बना सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान में अनावश्यक संशोधन पर रोक। अब देखिए मूल तत्वों की रक्षा, इसको ऐसे समझिए, अगर संसद ऐसा संशोधन लाए जिससे मौलिक अधिकारों या न्याय व्यवस्था कमजोर हो तो अदालत क्या कर सकती है? अदालत उसे ना अवैध घोषित करके एक प्रकार से रद्द भी कर सकती है। इस चीज को समझिए। अगर कोई कानून मतलब यह बोले कि लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, मतलब अभिव्यक्ति के रोक पर अगर अधिकार कर दे संसद को ऐसा विधेयक लाकर कि लोगों को बोलने का राइट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके मूल मतलब भाव के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या करेगी? मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के संदर्भ के मान करना आप उसे ना रद्द कर देगी उस कानून को। इस चीज को एक लाइन में समझिए कि यदि वह सही में मतलब भावना के खिलाफ नहीं होगा, मतलब संविधान में जो आदर्श है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द करके ना जो मूल तत्व है ना उसको रक्षा करती है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान का संरक्षक, इसको ऐसे समझिए, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद की सुरक्षा, है ना। अब इसको ऐसे समझिए कि न्यायपालिका संविधान का क्या होता है? रक्षक होता है, आपको भी पता है, उसको व्याख्या करने का भी अधिकार है। वह यह सुनिश्चित करता है कि उसका मूल स्वरूप बना रहे, मतलब संविधान का जो मूल ढांचा है वह बना रहे, मतलब उसको कोई कमजोर ना कर पाए। वैसे देख लीजिए, परिवर्तन तो प्रकृति का शाश्वत नियम है, लेकिन परिवर्तन आपका ना सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मतलब अदालतों द्वारा देखेंगे बार बार कहा गया है कि धर्म जैसे मुद्दे, समानता, संघवाद जैसे मूल तत्व ना सुरक्षित होना चाहिए, मतलब इसको ना आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इस रूप में वह रक्षक या संरक्षक की भूमिका निर्वहन करती है। नेक्स्ट पॉइंट, कानूनों की समीक्षा। अब देखिए संविधान विरोधी कानून अमान्य। अब देखो इसको ऐसे समझिए, अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ जाता है तो अदालत क्या करती है? आपको भी पता है, रद्द कर देती है। आप जैसे कि देख लीजिए कि जैसे एनजीएससी जो कानून लाई थी, मतलब संसद मतलब विधायिका ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि उसे लगा कि यह न्यायपालिका के स्वतंत्रता के मार्ग में ना बाधा बनने का काम कर रही है। तो कानूनों की समीक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है न्यायपालिका के पास। नेक्स्ट पॉइंट, संवैधानिक सर्वोच्चता। अब देखिए संसद की सीमित शक्तियां सुनिश्चित। अब देखिए ऐसे देखिए, अदालत ने साफ मतलब यह मतलब अदालत साफ करती है कि संसद भी संविधान से ऊपर नहीं है। वैसे तो संविधान के ऊपर कोई नहीं है, सबको संविधान के दायरे में रहकर काम करना है। आप संविधान के दायरे में से ना निकल कर आप काम नहीं करिए, आप इसके अंदर हैं। संसद कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन वह संविधान के खिलाफ नहीं बना सकती। इस बात का उसे विशेष ध्यान रखना होता है। अगर बनाएगी तो वह रद्द हो जाएगी या अवैध घोषित हो जाएगी। तो आप कानून बनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन सकारात्मक तरीके से। वह संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसकी सीमा क्या है, चलिए देखते हैं। मूल संरचना की अत्यधिक व्याख्या संविधान संशोधन प्रक्रिया को ना बाधित कर सकती है। अब देखिए कैसे, अब देखिए अगर अदालतें हर सुधार को, मतलब जो भी सुधार हो रहा है, चाहे जो भी कानून आ रहा है ना, कह दे कि भाई यह तो मूल संरचना के खिलाफ है, और मूल संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बताकर रोकने लगे, तो इससे क्या होगा? इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया ना एक प्रकार से कमजोर हो जाएगी, और जो संसद की शक्ति है ना वो कम हो सकती है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, कोई सुधार जो जनता के हित में हो उसे भी अदालत यह कहकर रोक दे कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, तो इससे क्या होगा? इससे टकराव बनेगा, और कभी भी जब संस्थाओं में टकराव ना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यह इसकी एक सीमा है। हमने विभिन्न आयामों के संदर्भ में, मतलब बहुआयामी डायमेंशन के संदर्भ में हमने इसका न्यायिक सक्रियता को देखने का प्रयास किया। अब इसका ना एक अंतिम मतलब पॉइंट हम आपके सामने साझा करेंगे, मतलब बताएंगे आपको, और उसके बाद कुछ 2 लाइन हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं अंतिम विचार के संदर्भ में। न्यायिक सक्रियता वह दीपक है जो तब जलता है जब लोकतंत्र के अन्य स्तंभ मंद पड़ जाते हैं, परंतु जब दीपक तब तक शुभ है जब तक वह संविधान की लौ से जलता रहे, अन्यथा यही प्रकाश कभी कभी अंधकार का
कारण भी बन सकता है। अर्थात इसको ऐसे समझिए, न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र को जिंदा रखने की ना शक्ति है। जब सरकार और संसद चुप हो जाती है तब अदालतें संविधान के अधिकारों की रक्षा करती है। लेकिन जब यही शक्ति सीमाओं और जिम्मेदारियों से मतलब बाहर जाकर करे तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में असंतुलन लाने का काम करती है। लेकिन जब यही शक्ति न्यायिक सक्रियता का सीमाओं में जिम्मेदारियों के साथ उपयोग में लाया जाए तो यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास करती है। अर्थात न्यायिक सक्रियता समाज के कमजोर वर्ग को आवाज देने का रूप में होना चाहिए, आपको लोकतंत्र को मजबूत करने के संदर्भ में होना चाहिए। इस बात को आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। दोस्तों, हमने इसके लिए मतलब बेहतर तरीके से आपको मतलब सारे डायमेंशन से हमने इसे समझा दिया। आप इसे समझकर लिखने का प्रयास करिएगा। मतलब जिस तरीके का क्वेश्चन आए, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, इतने सारे डायमेंशंस को जब आप कर लेंगे तो आप ना अपने को मजबूत पाएंगे। वैसे एक दो डायमेंशन और मैं कराता आपको, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग जाता है, इसीलिए मैंने उसे रहने दिया किसी नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, और मैं आपके लिए इसी तरीके का इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आते रहूँगा और आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।